Bismillahirrahmanirrahim. We welcome you all on behalf of Maths Box. Today we are here to deliver the next lecture of numerical analysis, that is lecture number 7. और इसमें हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स. हम लोग इंटरपोलेशन जनरली पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कौन सा मेथड हमने किस जगह पर लगाना है और किस टाइप के इंटरवल पर लगाना है. हम बस देख के लगा देते हैं और हम कहते हैं कि शायद कोई न्यूमेरिकल मिस्टेक्स या करते हुए कोई ऐसी मिस्टेक हो गई है, ह्यूमन एरर हो गया है, जिस वजह से हमारा आंसर नहीं बना. बट के पीछे लॉजिक हमें पता ही नहीं होता कि हमने किन इंटरवल्स पर कौन सा मेथड लगाना है. तो आज हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करना है और इसमें जो बात आपने याद रखनी है कि इसमें आपके पास इंटरवल इक्वल इंटरवल्स होंगे, तो तब आप जो मेथड्स आज हम यहाँ पढ़ेंगे वो डिस्कस होंगे. अदरवाइज लेक्चर नंबर 8 में नेक्स्ट अनइक्वल इंटरवल्स पर हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, वो बात की बात है. अच्छा, इंटरपोलेशन को बेसिकली इसका जो दूसरा नाम है ना, इंटरपोलेशन को आप पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन भी कहते हैं. बाज बुक्स में इसको पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन कहा गया है, बाज बुक्स में इसको जनरली इंटरपोलेशन कहा गया है. ठीक है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो भी आप लिख लें कि इसको सेकेंडली और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन. और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जो है वो आपको फर्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस में डिटेल में बताई गई है कि इंटरपोलेशन जिस तरह की भी होगी आप उसको पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन कलेक्टिवली कहेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो इक्वल इंटरवल के लिए या अनइक्वल इंटरवल के लिए जब भी इंटरपोलेशन का वर्ड इस्तेमाल होगा, इसका मतलब है वो पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन की बात कर रहा है. अच्छा, इंटरपोलेशन है क्या? दो वर्ड्स होते हैं आपके पास. आज हमने इंटरपोलेशन करना है, ठीक है. एक्स्ट्रापोलेशन पर आपका काम नहीं है, लेकिन दोनों का डिफरेंस मैं इसी लेक्चर में बता दूंगी. हमारा काम होगा इंटरपोलेशन पर ही, एक में इक्वल इंटरवल्स और दूसरे लेक्चर में अनइक्वल इंटरवल्स पर. इंटरपोलेशन बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई फंक्शन दिया होता है, ठीक है, और आपको एक टेबल वैल्यू दी होती है और आपको कह देता है कि आप इस टेबल वैल्यू की कहीं मिड में, मतलब दरमियान में कहीं जाके, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मिड हो, उस टेबल के अंदर अंदर रहते हुए, ये सही लफ्ज है कि उस टेबल के अंदर अंदर रहते हुए हमें उस फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे दें, तो वो आपके पास इंटरपोलेशन होती है. और अगर आपको टेबल वैल्यूज दी हुई है, मैं भी एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको टेबल वैल्यूज दी हुई है और एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको कह देता है कि इस टेबल के बाहर से कोई और नंबर आपको दे दे और कहे इस पर फंक्शन की वैल्यू पता करके दें, तो वो आपके पास एक्स्ट्रापोलेशन में काउंट होगी. तो इंटरपोलेशन बेसिकली आपके पास क्या होता है? इंटरपोलेशन एक प्रोसेस होता है. इंटरपोलेशन की डेफिनेशन आपके पास क्या होगी? द प्रोसेस टू फाइंड, क्या फाइंड करते हैं? द वैल्यू ऑफ फंक्शन इनसाइड क्या वर्ड फोकस करना है? इनसाइड द गिवन रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली इनपुट वैल्यूज को भी कहते हैं, ठीक है. और एक्स्ट्रापोलेशन इसी तरीके से होगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा? आउटसाइड द गिवन रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स मतलब जो वैल्यूज उसने इनपुट के लिए आपको दी होती है उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वो आपको कहता है, इसकी एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपके पास क्या है, y आप कुछ भी लिख लें, y आपको कह देता है x क्यूब है प्लस 7x² प्लस 17, कोई सी भी वैल्यू मैंने y की ले लिया, बेसिकली f ऑफ x है, ठीक है. और आपको कुछ टेबल वैल्यूज उसने दी हुई हैं, ठीक है. और टेबल वैल्यूज जो हैं वो आपकी x की कहां से शुरू हो रही हैं?
वो आपकी शुरू हो रही हैं 4, 5, 6 और 7 पर। वो आपको कह देता है कि ये मैंने x की वैल्यूज दी हुई हैं आपको खुद से, और आपको कह देता है कि y को फाइंड आउट कर दें किस पर, एट 4.5। अब देखें जो आपके पास आर्गुमेंट्स थे वो मतलब x0 4 था, x1 5 था, x2 6 था और x3 इस तरीके से आपके पास 7 था, और आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ और आपको कह देता है कि आपने उसी की वैल्यूज पोलिनोमियल की ही वैल्यू निकालनी है, लेकिन किस पर निकालनी है, 4.5। अब ये देखें ये 4.5 इन वैल्यूज के अंदर से ही है ना, 4.5 पे कह सकता है, वो आपको कह सकता है 5.7 पे चेक करें तो वो भी इसके अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद वो कह देता है कि 6.9 पे चेक करें तो वो भी इसके अंदर होगा। तो फिर ये चीज किस कैटेगरी में जाएगी, y जब आप 4.5 पे चेक कर रहे हैं तो फिर ये इंटरपोलेशन में जाएगी। लेकिन अगर वो आपको कह देता है कि y आप मुझे 9.8 पे निकाल के दे दें, तो 9.8 की तो आर्गुमेंट वैल्यू आपके पास टेबल में मौजूद ही नहीं है ना, ठीक है। वो तो 7 तक एंड हो गई है, 9 तो दिया ही नहीं हुआ। तो फिर जब आप 9.8 की वैल्यू यहाँ लगा के y की वैल्यू निकालेंगे तो वो बेसिकली एक्स्ट्रापोलेशन कहलाएगा, मतलब टेबल के अंदर अंदर रहते हुए उस रेंज के दरमियान में जो मर्जी वैल्यू आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। उसके लिए जो जवाब आपको मिलता है या जो प्रोसेस आप करते हैं जवाब लेने के लिए, उस प्रोसेस को आप इंटरपोलेशन कहते हैं, और टेबल वैल्यूज के बाद जो होता है वो उसको आप क्या कह देते हैं कि वो आपके पास एक्स्ट्रापोलेशन है। जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली हद ही एक्स्ट्रापोलेशन होती है। यहाँ से बिलफर्ज वो आपको कह देता है कि y की वैल्यू आप निकाल रहे हैं किस पर, 2 पर, तो 2 भी इसके अंदर नहीं है, तो इस साइड से भी हो सकता है वो -2 पे कह दे, तो वो भी इस टेबल की वैल्यू नहीं है, टेबल के अंदर फॉल नहीं करती, इसकी रेंज में नहीं आती, ठीक है। गिवन रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट से क्या हो गई है, बाहर हो गई आउटसाइड, तो फिर वो एक्स्ट्रापोलेशन में काउंट होगी। तो आप टेबल वैल्यूज से ऊपर भी एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, टेबल वैल्यूज के बैक साइड पर, नीचे वाली साइड पर भी आप लोग कर सकते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड, दोनों साइड पर आप एक्स्ट्रापोलेशन कर सकते हैं, लेकिन हमारा टॉपिक क्या रहेगा, इंटरपोलेशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक जो चीज आपने यहाँ पर नोट करनी है वो आपके पास होता है एरर, कि आप एरर कैसे निकालते हैं, एरर ऑफ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये आपने अपने माइंड में रखनी है कि आप इसका एरर, बेसिकली इस एरर की वजह से ये मेथड ज्यादा बेहतर नहीं समझे जाते, ठीक है। इसमें बेसिकली हम एरर अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, एरर ऑफ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन जो होती है ना, वो आपके पास एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन होती है, वो आप कैसे निकालते हैं। बिलफर्ज एक वैल्यू आपने निकाली हुई है, ठीक है, वो एफ ऑफ एक्स है, और दूसरी वैल्यू आपने निकाली हुई है वो जी ऑफ एक्स है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा ना उसको आप बेसिकली दूसरे नाम में क्या कहेंगे, एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, क्या कहेंगे, एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी कह सकते हैं, या इसको आप कह सकते हैं डेविएशन, डेविएशन ये वी है, डेविएशन ऑफ जी ऑफ एक्स फ्रॉम एफ ऑफ एक्स। ये कैसे निकालते हैं जरा देखिएगा, ऊपर ही हम लोगों ने ये वैल्यूज लिखी हुई है। बिल्ड फर्स्ट मैं f5 पर x5 पर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ और x4 पर इसकी वैल्यू निकालती हूँ, तो दो y के आंसर्स मुझे मिलेंगे ना। एक को आप क्या कह लें, 4 वाले को g ऑफ x कह लें और 5 वाले को f ऑफ x कह लें, उनको उनका डिफरेंस लें, डिफरेंस का मॉड लें, वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, डेविएशन होगी किसकी, g ऑफ x की f ऑफ x से, और उसको आप कहेंगे एरर ऑफ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन, या दूसरे अल्फाज में एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन भी इसको कहते हैं, वो भी लिख लीजिएगा। और जो बात आपने इसकी याद रखनी है कि इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इसकी वजह से, डिसएडवांटेज सबसे पहले इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि ये मेथड जो भी हम इसमें पढ़ेंगे इंटरपोलेशन में वो कन्वर्जेंट नहीं होते, क्या नहीं होते, कन्वर्जेंट नहीं होते, नॉट कन्वर्जेंट, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है। दूसरा आपने पढ़ा है कि पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन लगाने के लिए आपके पास जो पॉलिनोमियल होता है ना, जो उसकी डिग्री होती है उतने टाइम तक उसका
डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशियबल होना जरूरी होता है, अदरवाइज वहां पर आप इंटरपोलेशन नहीं लगा सकते। मतलब मैं कह देती हूं कि इसमें आपको n टाइम्स डिफरेंशियबल पॉलिनोमियल का होना जरूरी होता है, ठीक है। अगर वो n टाइम डिफरेंशियबल नहीं है तो फिर उस पर आप इंटरपोलेशन नहीं लगा सकते। इस तरह थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल था तो इसको 3 टाइम डिफरेंशियबल होना चाहिए था, तो अगर ये नहीं होएगा तो फिर हम क्या कहेंगे कि आपके पास इंटरपोलेशन वहां पर फेल हो जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा है एरर ऑफ पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन। एरर इसका बहुत ज्यादा आता है, आप बेशक इनकी रैंडम वैल्यूज यहाँ डाल के देख लीजिएगा, काफी ज्यादा पॉइंट्स में नहीं आएगा आपके पास, बेसिकली होल नंबर्स में डिफरेंस आएगा। तो इसका एरर बहुत बिग होता है, बिग एरर आता है, मतलब थोड़ा मामूली एरर नहीं होता कि हम उसको निग्लेक्ट कर लें, काफी ज्यादा बड़ा एरर होता है, ठीक है। और एरर आ जाए तो फिर उसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास सिस्टम बहुत बड़ा हो गया है, मतलब टेबल वैल्यूज मैंने 4 दी हैं तो आप यहाँ लगा लें, अगर आपके पास सिस्टम में हंड्रेड्स में वैल्यूज चली गई हैं, थाउजेंड्स में वैल्यूज चली गई हैं, तो फिर आपने इंटरपोलेशन उसकी करना। अब वो करना कैसे है ये खाली मैं बता रही हूँ, इंटरपोलेशन है क्या, इंटरपोलेशन करनी कैसे है उसके 2 मेथड्स हैं, वो आगे बताती हूँ। जब आपके पास टेबल वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो फिर इंटरपोलेशन करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, मतलब आपके पास डिफिकल्ट होता है, difficult to compute for लार्ज वैल्यूज। अगर आपको मतलब आर्गुमेंट ज्यादा दिए गए हैं, इनपुट वैल्यू ज्यादा दी गई हैं, तो फिर ये इंटरपोलेशन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ये चीजें आपने खाली इंटरपोलेशन के वर्ड के लिए आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन। मेथड्स ऑफ इंटरपोलेशन बेसिकली आपके पास 2 हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं कौन सी हेडिंग के अंडर डिस्कशन कर रही हूँ, मैं डिस्कशन कर रही हूँ इक्वल इंटरवल्स के लिए, ठीक है। तो पहला मेथड जो है वो देखते हैं, यहां पर ही बना लेते हैं इसको मेथड मेथड्स फॉर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो सबसे पहला जो मेथड हम पढ़ते हैं वो आपके पास होता है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस। न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। अच्छा, इसका जो दूसरा नाम होता है ना वो आपने लाजमन अपने माइंड में रखना है। हमें ये लगता है कि हम लोगों ने बुक्स में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पढ़ा तो इसका कोई सेकंड नेम नहीं होगा, तो इसका सेकंड नेम है, इसका सेकंड नेम है ग्रेगरी, प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करिएगा, ग्रेगरी न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सेकंड, कुछ बुक्स में आपको ग्रेगरी न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला मिलेगा और कुछ बुक में खाली न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, इसको हम लोगों ने कैसे देखना है, इसका सबसे पहले आपको फार्मूला देखें, एक दो दफा आप फार्मूला को गौर से देखेंगे ना, उन्होंने आपसे लिखवाना तो नहीं है, वहां तो 4 ऑप्शंस होनी है, आपने उसमें से कोई टिक करना है। तो फार्मूला आ जाते होते हैं कि इनमें से किस मेथड का कौन सा फार्मूला है। 2-4 दफा लेक्चर इसको लिख के पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वैसे ही बैठ जाएगा, और वहां पर सिर्फ आपको एमसीक्यूज में हिंट ही चाहिए होते हैं फार्मूला के कि ये उस जैसा है, उन्होंने लिखवाना थोड़ी है, डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी है, तो आप लोगों को इसके फार्मूला थोड़े रिकॉल करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड डिफरेंस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया है। यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला होता है y नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट, ये y नॉट और डेल वाई नॉट और डेल स्केयर वाई नॉट मैं प्रीवियस लेक्चर में, जिनको नहीं पता डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है लेक्चर नंबर 6 में, ये डिटेल से हम डिस्कशन करके आए हैं।
सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस, देन इसी तरीके से आपके पास ये चलता जाता है, ठीक है। और nth फॉरवर्ड डिफरेंस भी आप इसमें से निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, p इंटू p माइनस वन सो ऑन p माइनस n माइनस वन बाय n फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा डेल n वाई नॉट, ठीक है। अच्छा, इसमें अब ये जो p है ये आपको पता होना चाहिए, मुख्तलिफ पेपर्स में पूछा गया है कि p आप किस तरह से निकालते हैं, x माइनस एक्स नॉट। एक्स नॉट टेबल वैल्यूज में से जो पहली वैल्यू होती है वो, और ये वाला एक्स होता है जिस पर आपको कहा जाता है कि इंटरपोलेट कर दें। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन लिखा था, उसमें 4 सबसे पहले लिखा था, वो एक्स नॉट की वैल्यू थी, और मैंने कहा था कि मुझे इंटरपोलेशन 4.5 पे करके दें, तो वो एक्स की वैल्यू थी। और उसके बाद आपके पास ये जो बाय में होता है एच, इसको कहते हैं आप स्टेप साइज, कि उनका डिफरेंस कितना आता है, एक्स और एक्स नॉट और एक्स वन और एक्स टू, एक्स थ्री और एक्स फोर, इन सब में डिफरेंस कितना आ रहा है, वो एच होता है, इसको स्टेप साइज कहते हैं। इस तरह से भी आपको मिलेगा। बाज बुक्स में इसको सिंप्लीफाई किया गया है कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच की फॉर्म में भी आपको फॉर्मूला मिलेगा। और यहाँ पर जो p की वेरिएशंस हैं वो कहां से कहां तक हैं, वो 0 से n तक हैं, ठीक है। ये आपने इसका फॉर्मूला याद रखना है। अच्छा, अब जो इसका एमसीक्यू पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, वो नोट कर लीजिएगा कि ये जो आपके पास फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है, इसकी जो पहली दो टर्म्स हैं, अगर फार्मूला को आपने एक्सपेंड किया है कितनी टर्म्स तक, सिर्फ पहली दो टर्म्स तक, तो आपको बेसिकली इस चीज को एक अलग नाम देना पड़ेगा और वो होगा लीनियर इंटरपोलेशन। और अगर आप पहली तीन टर्म्स कर देते हैं तो फिर इसको पैराबोलिक इंटरपोलेशन कहा जाता है। ये नोट कर लें, ये पेपर में देखा गया है। मैं इसको पॉइंट्स की फॉर्म में यहां लिख देती हूं, उर्दू में लिख देती हूं। इस फॉर्मूला की पहली दो टर्म्स, कितनी टर्म्स, पहली दो टर्म्स क्या कहलाती हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। उनको आप क्या कहते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। और इसी तरीके से इस फॉर्मूला की पहली कितनी टर्म्स, तीन टर्म्स आपको क्या कहेंगी, वो कहेंगी पैराबोलिक इंटरपोलेशन, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस देखेंगे, ये आप लोगों ने नोट कर लेना है कि अगर दो तक, यहां तक आप अगर किसी टेबल वैल्यू को निकालेंगे फर्स्ट डिफरेंस तक, तो उसको कहेंगे लीनियर इंटरपोलेशन। और अगर आप यहाँ डेल सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस तक यूज करेंगे फार्मूला, तो फिर पैराबोलिक इंटरपोलेशन कहलाएगा, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास था। उसके बाद ना इसकी एक एग्जांपल करते हैं, और इसके साथ ही एक और चीज हम लोगों ने पढ़नी होती है, वो भी बताती हूँ। उसके फार्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसकी एग्जांपल थोड़ी सी करते हैं कि फॉरवर्ड, हम लोग फॉरवर्ड न्यूटन मेथड किसमें किस लगाते हैं। बिलफर्ड्स वो कह देता है आपको कि जो आपके पास आर्ग्यूमेंट्स हैं, मींस एक्स की जो वैल्यूज हैं, वो आपके पास हैं जी 0, देन 1 और देन 2, ठीक है। और y की वैल्यूज वो आपको दे देता है, कोई फंक्शन था उसमें x की वैल्यूज लगाने के बाद उसने y की वैल्यूज आपको दे दी हैं 0, 2 और 4। अब आप इसका फॉरवर्ड डिफरेंस अगर निकालें, तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया है। इस पे फॉरवर्ड डिफरेंस लग सकता है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल इंटरवल होना चाहिए, मतलब इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 0, तो मैं इस पे फॉरवर्ड लगा सकती हूँ। तो मैंने जब इनका डिफरेंस निकाला तो मेरे पास क्या आएगा, 2 माइनस 0 विल बी 2, 4 माइनस 2 विल बी 2, फर्स्ट डिफरेंस हो गया, बेसिकली फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया। और ये सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया।
जब मैंने इस पर फार्मूला लगाना है और मुझे वो क्या देता है कि आपने y की वैल्यूज कहाँ कहाँ से निकालनी है, 0.5 पर निकालनी है, तो ऑब्वियसली 0.5 इसके इस आर्ग्यूमेंट वैल्यूज के अंदर है, लिहाजा मैं इंटरपोलेशन करूंगी। ठीक है, इंटरपोलेशन के लिए मैंने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया, तो मैं फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला मेरे पास y नॉट की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी। अच्छा, इसमें भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है कि आप लोग ये जो डायगोनल सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये सारी डिटेल पहले कर चुके हैं हम। ये आपके पास x नॉट है, ये आपके पास x1 है, ये आपके पास x2 है। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास y नॉट है, ये डेल y नॉट है, ठीक है, और ये डेल स्केयर y नॉट है। अब इस पर अगर आप फार्मूला देखें तो y नॉट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। मतलब मैं यहाँ पर वैल्यूज लगा रही हूँ। इंटरपोलेशन मैं किस पर चेक कर रही हूँ, इंटरपोलेशन मैं 0.5 पर चेक कर रही हूँ। तो yp बेसिकली इंटरपोलेशन किस पर है, 0.5 पर है। उसके बाद y नॉट की वैल्यू क्या है, वो 0 है। उसके बाद आपके पास p की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, इस मेथड से आप फाइंड आउट करेंगे। p की वैल्यू क्या आएगी, आप 0.5 पुट करेंगे और x नॉट आपके पास 0 है और h आपके पास 1 है। इसका मतलब है इस डाटा के लिए आपके पास जो p की वैल्यू बन रही है वो 0.5 ही बन रही है, तो आप यहाँ पर 0.5 लगाएंगे। और डेल y नॉट की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 है। इसी तरीके से जब आप यहाँ पर 0.5 माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल डेल नॉट स्केयर की वैल्यू लगाएंगे, वो 0 की जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 आए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एज अ होल 0 आ गया, तो इसका मतलब है ये जो आपने निकाला है ना, ये इंटरपोलेशन होगी, है कौन सी वाली, ये लीनियर इंटरपोलेशन होगी, क्योंकि 2 टर्म्स तक आपके पास आंसर आएगा। और ये एज अ होल आप इसको देख लीजिएगा, आपके पास आंसर 1 आ गया। y 0.5 पर क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, इंटरपोलेशन करते हैं। अच्छा, एक और बात लिख लीजिएगा, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया वो इस मेथड के साथ लिख लें कि इसका जो कंडीशंस है, इस मेथड की कंडीशन, चले मैं यहाँ पर साइड पे करके लिख देती हूँ। इस मेथड की कंडीशंस बेसिकली वो ही हैं जो आप फॉरवर्ड डिफरेंस की पढ़ के आए हैं। वो फॉरवर्ड डिफरेंस हमारे किसी काम का नहीं था, उसको हमने पढ़ा किस लिए था, उसको हमने पढ़ा इसलिए था कि हम इंटरपोलेशन में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ सके, जिसमें हमने डेल वाई नॉट, डेल स्केयर वाई नॉट एंड सो ऑन ये फाइंड आउट किए थे। वो उस टाइम हमारे किसी काम का नहीं था, वो सिर्फ एक वैल्यूज थी। वैल्यूज का हमने क्या करना था, उन वैल्यूज को हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल की इंटरपोलेशन करने के लिए इस्तेमाल करना था। तो जो कंडीशन वहां फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की थी वही यहाँ पर न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की होगी। मतलब इसको लगाने के लिए 2 ही कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, जो आपकी आर्गुमेंट वैल्यूज हैं वो इक्वली स्पेस्ड हों, तब आप न्यूटन फॉरवर्ड लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये आर्गुमेंट कहा ना, तो इनका जो डिफरेंस आया था वो सेम आया था, तो तब यहाँ पर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन न्यूटन का मेथड लग सकता था। और दूसरा ये है कि वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या होनी चाहिए, नियर द स्टार्ट ऑफ टेबल, नियर द स्टार्ट ऑफ टेबल। वो जरा देखिए कैसे, आपके पास ये आर्गुमेंट वैल्यू है, आपने इंटरपोलेशन करनी थी 0.5 आपके पास टेबल के स्टार्ट में था, लिहाजा मैंने कौन सा मेथड लगा लिया, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन लगा दिया। मींस इस मेथड की कंडीशन वही है जो इसके ऑपरेटर की कंडीशन थी। अच्छा, उसके बाद जो आप लोगों ने एक चीज नोट करनी है ना, वो एक और फार्मूला है और हम समझते हैं कि वो सेम है, वो सेम नहीं है। ये ग्रेगरी न्यूटन है या खाली न्यूटन है, और वो आपके पास क्या है, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला है। वो लिख लें ताकि बाद में किसी अगर एग्जाम में आता है तो आपको इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा मालूम हो कि इनका डिफरेंस बेसिकली है क्या। ठीक है, ये मैं हिंट लिख देती हूँ, ये आप लोगों ने इसका फार्मूला लिख लेना है खुद से, ये अलग चीज है। गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मांग लीजिएगा, हम उस पर शॉर्ट क्रिएट कर देंगे। क्योंकि ये हिंट्स होते हैं तो हिंट्स लिख दिए जाते हैं, टॉपिक हमारा ये है तो फिर हम टॉपिक से दूर चले जाएंगे, इसलिए सिर्फ लिख दिया है कि गॉस फॉरवर्ड
डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इसको टैकल करना, लिहाजा हम लोगों की बुक्स में सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है, न्यूटन फॉरवर्ड गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को वो साइड पे कर देता है, सिर्फ आपने उसका फार्मूला याद रखना है, कंडीशंस उसकी सेम होंगी लेकिन सिर्फ आपने उसका क्या याद रखना है, फार्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है। अच्छा याद रखिएगा, जब ये आप इसको स्विच आउट करेंगे ना तो इस पर पी की वैल्यूज देख लीजिएगा, इस पर पी की वैल्यू 0 से n तक है और उस मेथड में जब आप देखेंगे तो पी की वैल्यू 0 से 1 होगी। ठीक है, जब जब आपके पास पी क्या होगा 0 से 1 होगा तो फिर आप वहां पर गॉस का मेथड लगाएंगे। ठीक है, गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को लगाएंगे। नेक्स्ट जो है वो आपके पास न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला है। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, और इसको आप वही कहते हैं ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, दूसरा नाम इसका कुछ बुक्स में ये लिखा गया। इसका फार्मूला वैसे ही आप लोगों ने याद रखना है, जैसे आपने फॉरवर्ड का याद रखना है वाई पी, लेकिन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है बैकवर्ड, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में बैकवर्ड ऑपरेटर्स पढ़े हैं, न्यूटन बैकवर्ड ऑपरेटर, तो वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, वाई एन प्लस पी बैकवर्ड डिफरेंस वाई एन फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस, P इंटू पी प्लस 1, वहां पर माइनस था, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में कंडीशन चलेंगी एंड सो ऑन। ठीक है, जो इस मेथड की कंडीशंस हैं वो बेसिकली वही हैं जो आपने बैकवर्ड ऑपरेटर के लिए पढ़ा था। कंडीशंस इसकी कौन कौन सी हैं? कंडीशन वही है कि इक्वली स्पेस्ड होगा तो तब आप ये मेथड लगा सकेंगे। ठीक है, और दूसरा वैल्यूज या वैल्यू नियर द एंड ऑफ टेबल, टेबल के एंड तक होगा, एंड ऑफ टेबल होगा तो तब आप न्यूटन बैकवर्ड लगाएंगे, अगर स्टार्ट के करीब होगा तो फिर आप न्यूटन फॉरवर्ड लगाएंगे। ठीक है, अब इसकी ना एक एग्जांपल चेक करते हैं, एग्जांपल चेक करने के बाद फिर आगे कुछ फार्मूलाज आपको लिखवाने हैं जो आपने अपने माइंड में रखने हैं, सिर्फ कि आप ऑप्शन वहां क्लिक कर सकें। फॉर एग्जांपल डाटा सेट है आपके पास x, और इस पर जो y की वैल्यूज दी हुई हैं x 0 1 2, पहले तो देख लें कि इनका डिफरेंस आर्ग्यूमेंट का क्या है, सेम है, इसका मतलब है इक्वली स्पेस तो है। उसके बाद y की वैल्यूज भी उसने दी होंगी, अगर y की वैल्यूज नहीं दी होती तो फिर फंक्शन दिया होता है, फिर उसमें पुट करके आप y की वैल्यूज निकाल लेते होते हैं। ठीक है, 0 2 4। अब मैंने बैकवर्ड डिफरेंसेस निकालने हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस आपको मैंने निकालना प्रीवियस लेक्चर में सिखाया हुआ है। ठीक है, अगर जिनको नहीं क्लियर वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वो इस प्ले लिस्ट का लेक्चर नंबर 6 सुन लें। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 0। अब मैंने यहाँ पर p निकालना है, p तब निकलेगा जब वो मुझे पूछेगा कि y मैंने किस पर निकालना है, y मैंने 1.5 पर निकालना है। अब 1.5 जो है वो बैकवर्ड के ज्यादा करीब है, ठीक है, फॉरवर्ड के ज्यादा करीब नहीं है, तो इसका मतलब है वैल्यू नियर द एंड ऑफ टेबल आ गई है, तो इसका मतलब होगा कि मैं यहाँ पर बैकवर्ड मेथड लगाऊंगी। बैकवर्ड मेथड में आपने इसका फॉर्मूला लगाना है, उसमें आपको p चाहिए। p आप कैसे निकालते हैं? p आपके पास x माइनस एक्स नॉट बाय एच होता है, x आपके पास क्या है 1.5, x नॉट आपके पास क्या है 0, उसके बाद आपके पास h कितना है 0, 1 माइनस 0 विल बी 1, तो h की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 0 पॉइंट, ओके सॉरी यहाँ पर याद रखिएगा मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर x n है, x नॉट नहीं है,
प्रीवियस में हमने x माइनस एक्स नॉट कहा था क्योंकि वो फॉरवर्ड था, क्योंकि टेबल के स्टार्ट के करीब था। अब यहाँ पर हमने x माइनस एक्स एन करना है क्योंकि टेबल के लास्ट में, ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे मैं यहाँ पर भूल गई हूँ तो आप लोग भी ना भूल जाइएगा, इसको चेक करना है, ठीक है, इस पर फोकस करना है। तो आपके पास 1.5 माइनस 2 विल बी माइनस 0.5। इस वैल्यूज को आप यहाँ पर इस्तेमाल करें तो आपके पास y एट 1.5 वो क्या आएगा, yn। आपने बैकवर्ड डायगोनल आपने सिलेक्ट करना है, ये आपके पास लास्ट में xn की वैल्यू होती है, ठीक है। आप बैकवर्ड डायगोनल अगर सेलेक्ट करें तो आपके पास डायगोनल ये बनेगा। इसका मतलब है ये आपके पास क्या है, yn है, ये आपके पास डेल yn है, ये आपके पास डेल स्क्वायर yn है। इनकी वैल्यूज अगर आप यहां पर लगाएं तो yn की वैल्यू 4 है, प्लस p की वैल्यू आपके पास माइनस 0.5 है, और डेल yn पहला डिफरेंस आपके पास 2 है, और डेल स्क्वायर yn आपके पास 0 होगा। तो एज अ होल आपके पास आंसर जो आएगा 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। और अगर आपसे बिलफर्ज वो क्या देता है, आप चेक भी कर लें, तो आप इधर फंक्शन भी जनरेट कर सकते हैं या पोलिनोमियल भी। किनके कमीशन में इतना वक्त नहीं होता कि वो कहें कि आप पोलिनोमियल्स को जनरेट करें, ऑप्शंस दी होती हैं तो आप उसमें टेबल वैल्यूज डाल के गेस कर लेते होते हैं। तो पोलिनोमियल डिजाइन करना मैं नहीं बताई, बस मैं यहाँ से ये छोटी एग्जाम्पल दी, तो इसमें मैं आपको आप वैसे भी गेस कर सकते हैं कि y का फंक्शन आपके पास कितना दे रहा है, डबल है ना, मतलब y बेसिकली यहाँ पर आपके पास 2 ऑफ x है। मतलब आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे 0 लगाएंगे, 2 इंटू 0 तो y का आंसर आपके पास 0 आ रहा है। फिर 2 इंटू 1 लगाएंगे तो आंसर आपके पास 2 आ रहा है। फिर 2 इंटू 2 लगाएंगे तो आंसर 4 आ रहा है। ये जो दरमियान में ये आर्गुमेंट x की वैल्यूज हैं, और ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये आपके पास y की वैल्यू, तो आप चेक भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में y2x में आप 1.5 लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3। इसका मतलब है आपने इंटरपोलेशन क्या की है, बैकवर्ड इंटरपोलेशन आपकी ठीक थी, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और हाँ, इसके साथ भी आप लोगों ने एक दिमाग खुद तलाश करना है, वो पेपर में डिस्कस हो जाता होता है कि गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला डिफरेंट बुक्स में आपको मिल जाएगा। और इस पर पी की कंडीशन, जैसे फॉरवर्ड में आपके पास पी की कंडीशन 0 से 1 थी, और इस मेथड के लिए आपके पास पी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपके पास -1 0। जिस तरीके से आपके पास यहाँ पर पी मेरे पास -0.5 आया है, तो इसका मतलब है इस मेथड की जगह मैं यहाँ पर गॉस बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला भी लगा सकती थी। वो पी पर डिपेंड करता होता है, मतलब उसमें तीसरी कंडीशन भी ऐड हो जाती होती है। कैसे, इक्वली स्पेस्ड होना चाहिए, वैल्यूज नियर द एंड ऑफ रूट होना चाहिए, और फिर फर्दर तीसरी वैल्यू क्या हो जाएगी कि p का अगर आंसर -1 और 0 के दरमियान में आएगा तो तब आप गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आप न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल चलते हैं, इनके फार्मूलाज आपने क्या करने हैं, याद रखने। और मैंने पहले भी बताया है कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन ज्यादा नहीं इस्तेमाल होते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं डील करना। मतलब हम पहले क्या पी को देखते रहे कि पी की वैल्यू जनरल जो मर्जी पी आ जाए तो न्यूटन में उठा के हम लगा दें, ठीक है। तो पी न्यूटन या ग्रेगरी न्यूटन फार्मूलाज जो है ना वो थोड़े से रिलैक्स होते हैं, मतलब वो आपको खुली स्पेस देते हैं कि आप अप्लाई कर दें अपने डाटा सेट पर, सिर्फ 2 बातें पूरी कर लो और पी को छोड़ दो, पी जो मर्जी आएगा मैं उसको टैकल कर लूंगा। लेकिन गॉस कहता है कि पी मेरी रेंज के अंदर होगा तो तब मैं एप्लीकेबल हो सकूंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो जो वो एमसीक्यू से रिलेटेड बताना था वो मैंने बता दिया। अच्छा, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा क्यों, गॉस जब इस्तेमाल नहीं होता था, गॉस मेथड्स जो हैं, गॉस इंटरपोलेशन फार्मूलाज जो हैं, वो जिस तरीके से मैंने आपको कह दिया, जैसे उसका फार्मूला देख लीजिएगा। अगर जब वो इस्तेमाल नहीं होने थे उनके ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि वो पी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि पी आपकी या तो 0 और 1 के दरमियान में आएगा तो फॉरवर्ड लगाओगे, ठीक है,
और अगर -1 और 0 के दरमियान में आएगा तो फिर आप बैकवर्ड लगाओगे, इसके अलावा भी आ जाएगा तो वो फिर फेल हो जाता। तो फिर हमने इसको पढ़ा क्यों? पढ़ा हमने इसलिए क्योंकि ये आगे डिफरेंट फार्मूलाज की डेरिवेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसी फार्मूला से कुछ डेरिवेशंस की हैं, उनके सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करने हैं, फार्मूलाज पे दो दफा आप क्या करेंगे, देखेंगे, ताकि पेपर में आप इस पोजीशन में आ जाएं कि आप मार्क कर सकें। स्टिरलिंग्स फार्मूला, इसको अप्लाई करना नहीं सीखना, ठीक है, अप्लाई जो करना था वो मैंने बता दिया। जो स्टिरलिंग फार्मूला है उसके लिए जो आपके पास P की वैल्यू होती है, ये याद रखिएगा, P की वैल्यू आपके पास -1/4 से 1/4 के दरमियान में होगी तो स्टिरलिंग फार्मूला लगेगा। ठीक है, और स्टिरलिंग फार्मूला आपके पास क्या है, YP है, Y0 प्लस P एवरेज ऑफ Y0 प्लस del Y -1/2 प्लस P स्क्वायर del स्क्वायर Y1 2 फैक्टोरियल प्लस P स्क्वायर -1 3 फैक्टोरियल del क्यूब Y -1 del क्यूब Y -2 by 2 एंड सो ऑन। मतलब P की वैल्यू अगर यहाँ पे बना लेते हैं ना, नोट बना लेते हैं जो MCQs हमारे आ सकते हैं। आपके पास गॉस मेथड लगेगा फॉरवर्ड वाला, अगर P की वेरिएशन आपकी किसके अंदर हुई, 0 और 1 के दरमियान में रही। आपके पास गॉस मेथड लगेगा बैकवर्ड वाला, अगर आपकी P की वैल्यू आई -1 और 0 के दरमियान। उसके बाद आपने तीसरा देख लिया है कि आपके पास स्टिरलिंग फार्मूला कब लगेगा, जब P की वेरिएशन किस के दरमियान में आएगी, -1/4 और 1/4 के दरमियान में वैल्यूज हुई, तो फिर आप ये भी लगा सकते हैं। मतलब फार्मूला इतनी बड़ी ऑप्शन तो नहीं आएगी, फार्मूला से आपको एमसीक्यूज के हवाले से जो चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है। और ये भी अपने माइंड में रखना है कि इंटरपोलेशन के लिए सिर्फ इक्वल इंटरवल्स के लिए फॉरवर्ड न्यूटन और बैकवर्ड न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूलाज ही नहीं है, उसके अलावा गॉस भी हैं, गॉस से फिर आगे 3-4 और फार्मूलाज हैं वो भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने जो इसका देखना है वो है आपके पास क्या, वो है बेसल्स फार्मूला। हमारी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, जो लोग रजिस्टर्ड होना चाहें प्लेलिस्ट जो प्राइवेट हैं उनके लिए 1 टाइम रजिस्टर्ड आप खुद को करवा सकते हैं। ठीक है, YP is equals to Y0 plus P del Y0 plus P into P minus 1 by 2 factorial del square minus 1 del square Y0 by 2 factorial plus P minus 1 by 2 P minus 1 by 3 factorial del क्यूब y minus 1 एंड सो ऑन। और इसके लिए आपके पास जो P की कंडीशन होती है ना, जो बेसल्स फार्मूला के लिए होती है, वो यहाँ पर लिख लें कि बेसल्स फार्मूला जो है आपके पास P की वेरिएशंस कहाँ किस के दरमियान में होनी चाहिए, 1/4 और 3/4 के दरमियान में। अगर आपके पास P की कोई वैल्यूज आ जाती हैं तो फिर ये फार्मूला आपको जल्दी आंसर दे देगा और कम एरर के साथ देगा। ठीक है, उसके बाद लेप्लास इवर्ट्स फार्मूला, या एज अ होल आप इसको लेप्लास फार्मूला कह सकते हैं। वो आपके पास क्या है, YP QY0 प्लस Q स्क्वायर
-1/3 फैक्टोरियल del square y -1 q into q square -1 square q square -2 square del 4 y -2। अब सोचने वाली बात है कि इतने बड़े बड़े फार्मूलाज पेपर में हम कैसे याद करेंगे। सिर्फ आपने एक नजर देखनी है, आपको पता चल जाएगा। जिस तरह लेप्लास में अब क्यू और पी दोनों की कॉम्बिनेशन इस्तेमाल हो रही है, ये सो ऑन। पहले सारा प्रोसीजर आपने क्यू पर लगाया, ठीक है, फिर यही सारा प्रोसीजर आपने किस पर लगा लेना है, पी पर लगा लेना है। लेकिन आपने वो पहले y नॉट पर लगाया हुआ था, अब आपने अगला y1 से शुरू करना है। y1 प्लस p इंटू पी स्क्र -1 स्क्र बाय 3 फैक्टोरियल del square y नॉट एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये आपके सेंट्रल की जगह इस्तेमाल होते हैं, ये भी याद रखिएगा। न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लेकिन ये जो लेप्लास वाला है ना, जब आपका टेबल वैल्यू ना स्टार्ट के करीब हो ना एंड के करीब हो, तो फिर आप सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला भी लगाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में लाना बहुत टफ हो जाता है। सेंट्रल डिफरेंसेस निकालना बहुत टफ होता है, लिहाजा उसकी जगह फिर उसकी इंटरपोलेशन हम लेप्लास एवर्ट्स फार्मूला से कर लेते होते हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास पी की कोई कंडीशन नहीं होती, ये याद रखिएगा। पी जो भी आएगा, क्यू जो भी आएगा, हम उसको चला लेंगे सेंट्रल के हिसाब से। और इसको अप्लाई करना हमने नहीं सीखना, जितना लिख दिया है इतना मोर देन इनफ है कमीशन के हिसाब से। और दूसरा एक और बात बस याद रख लीजिएगा, इनको हम लोग बेसिकली मिला के कहते हैं क्लासिकल फार्मूलाज। अब वो आपको कह देते हैं क्लासिकल इंटरपोलेशन फार्मूलाज क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में वो दिया होता है कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दूसरे में वो लिख देता है स्ट्रिलिंग एंड बेसल्स, और तीसरे में वो लिख देता है आपके पास लेप्लास और चौथे रिवर्स, और दूसरा फोर्थ ऑप्शन में वो लिख देता है ऑल ऑफ दिस। क्योंकि हम लोगों ने इंटरपोलेशन पढ़े तो होते हैं न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड, लिहाजा हम वो टिक करके आ जाते हैं। ये सारे ही क्लासिकल इंटरपोलेशन फार्मूला होते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर रिमार्क के तौर पर लिख लीजिएगा, इनको क्लासिकल फार्मूलाज कहते हैं, क्लासिकल फार्मूलाए, ठीक है। क्लासिकल फार्मूलाए में आपके पास कौन कौन से एज कलेक्टिवली इस्तेमाल हम करते हैं, इसमें न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, स्ट्रेलिंग फार्मूला, उसके बाद बेसल फार्मूला, उसके बाद लेप्लास एवर्ट्स फार्मूला। ये सारे के सारे मिल के आपके पास क्लासिकल इंटरपोलेशन फार्मूलाज बनते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने बुक में 2 पढ़े हुए हैं, बाकी ये आपके पास जो गॉस वाले हैं, ये आपने इनकी कंडीशंस पेपर के हिसाब से याद रखनी है। और इनको एक एक दो दफा आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस में क्या चीज आ रही है। ये तो बहुत मतलब यूनिक सा है, उन दोनों से डिफरेंट है। बाकी एक एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ये फार्मूला ऑप्शन में नहीं आ सकते, क्योंकि इतनी बड़ी ऑप्शन क्रिएट नहीं होती, ठीक है। कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो इसमें हमने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। और इन टॉपिक को पढ़ाने का, इनका फार्मूला लिखने का मकसद क्या था कि आपको क्लासिकल इंटरपोलेशन फार्मूला से अवेयर किया जाए कि वो सिर्फ 2 नहीं है, वो ये 5, इन 5 को कहते हैं। और इन 5 को कहते हैं तो बेसिकली इसमें गॉस भी आ जाता होता है। क्यों? क्योंकि जो गॉस फॉरवर्ड डिफरेंस और गॉस बैकवर्ड डिफरेंस है, उन्हीं से तो स्ट्रेलिंग, बेसल और लेप्लास एवर्ट्स फार्मूलाज निकाले जाते हैं। होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग डिमांड करेंगे तो हम अपलोड कर देंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मैथ्स बॉक्स की टीम को अपनी दुआ में याद रखें। बिलखसूस मेरा नाम इकरा खान है, नाम लेकर दुआ करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज।